हेलो एवरीवन। आज डेट है 8 मार्च 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लोथल को लेकर के। तो लोथल जो है वो हमारे इंडिया का जो गुजरात स्टेट है उसके सर्दर्न पार्ट पर लोकेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में ये जो लोथल साइट है वो एक इम्पोर्टेंट पोर्ट साइट के रूप में डेवलप थी। अभी प्रेजेंट टाइम में दोबारा से इसको रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो 2022 से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया गया है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। उसी के अंडर जो है उसको यहाँ पर अदर जो इम्पोर्टेंट पार्क्स जो हैं, कुछ थीम पार्क्स जो हैं वो यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं। तो इसी प्रोजेक्ट को व्यू करने के लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो डिस्कस किया कि कितना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ है। इसकी वजह से जो लोथल है वो न्यूज़ में बना हुआ था। तो इसलिए इसकी लोकेशन जो है और इसका जो बेसिक बैकग्राउंड जो है वो आपको पता होना चाहिए। ओके। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर चाइना के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली है कि यूएस जो है वो अपनी स्ट्रेटजी के अंडर जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस बना करके चाइना को एक तरीके से एनसर्कल जो है वो करने की कोशिश कर रहा है, मतलब घेरने की कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। यहाँ पर उन्होंने कुछ ग्रुप की बात की, जैसे कि क्वेड ग्रुप जिसमें इंडिया भी शामिल है और यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। साथ में उन्होंने बात की ओकस ग्रुप की। ओकस में ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, एक डिफेंस पैक्ट है ये। तो एक अलग अलग स्ट्रेटजी के थ्रू जो है वो यूएस जो है वो चाइना को यहाँ पर एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला है। तो इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैप में आपको जो डार्क स्काई कलर में जो एरिया व्यू हो रहा है ये है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन जो है ज़्यादा पुराने टाइम से इस टर्म को यूज़ नहीं किया जा रहा। अभी प्रेजेंट टाइम में ही लास्ट कुछ डेकेड से अगर हम देखें, 1-2 डेकेड से देखें, तो इस टर्म के ऊपर, इंडो पैसिफिक रीजन वाले टर्म के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है। अब इसका बेसिक रीजन क्या है कि देखो, इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन वाला रीजन और जो पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है वो दोनों जो है वो इसमें शामिल होते हैं। दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म जो है वो मिलकर के इंडो पैसिफिक रीजन बनाता है। इसके ऊपर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? यूएस भी इतना फोकस क्यों कर रहा है? चाइना भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है हम्बनटोटा पोर्ट, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर पैसिफिक एरिया में जो भी इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप हैं वहाँ पर अपना एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पर जिबूती में अपना मिलिट्री बेस चाइना ने एस्टेब्लिश किया है ताकि यहाँ पर जो है वो अपनी प्रेजेंस बना सके। यूएस जो है वो अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है अलग अलग ग्रुप में, जैसे ओकस ग्रुप हो गया, क्वेड ग्रुप हो गया। साथ ही साथ में यहाँ पर जो अपनी प्रेजेंस बना रहा है, यहाँ पर है डिएगो गार्सिया, जिसके बारे में अभी हम एक आर्टिकल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिएगो गार्सिया जो है वो एक ब्रिटिश जो है वो ओवरसीज टेरिटरी है और ब्रिटिश टेरिटरी के अंडर ही यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अपना जो एयरबेस जो है वो यूएस ने डेवलप किया है। ओके। तो यूएस भी अपने लेवल पर, चाइना भी अपने लेवल पर। देखो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 कॉन्टिनेंट को ये कनेक्ट करता है। अमेरिका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया एशिया और ये हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर लगता है और ये बोला भी गया है कि जो कंट्री यहाँ पर अपना डोमिनेंस करेगा एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में वो सुपर पावर के रूप में सामने आएगा। तो ये ही बेसिक रीजन है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें हर कंट्री जो है वो अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि यूएस ने बनाया 2017 में काटसा एक्ट, और काटसा एक्ट में ये बोला कि ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया, इनके साथ में अगर कोई कंट्री अपने रिलेशन मेंटेन करेगा तो उनके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। लेकिन इंडिया ने S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वो हमने रशिया से खरीदा और ये बोला भी जा रहा है कि जल्दी इसकी डिलीवरी इंडिया को हो जाएगी। ओके। लेकिन इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए क्योंकि यूएस को लगता है कि इस रीजन में चाइना को काउंटर करने में इंडिया जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करेगा।
तो ये ही डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, ये ही फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, जिसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट और पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो इशू है उसको व्यू करते हुए जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाती है। ओके, तो इसलिए इंडो पैसिफिक रीजन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड जो है वो यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि मैक्सिमम जो ट्रेड है पूरे वर्ल्ड में, जितना भी ट्रेड होता है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो यहाँ से पास होता है। साथ ही साथ में ग्लोबल इकोनॉमिक जो आउटपुट है, पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसका 60% जो एरिया जो है वो यहीं से कनेक्टेड है। तो इसकी वजह से ये जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आने वाले टाइम में बनता जा रहा है, और इसीलिए हर कंट्री जो है वो इसको अपने अंडर करने की कोशिश कर रही है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आप सभी को पता है कि नॉर्थ ईस्ट में अभी इलेक्शन हुए और यहाँ पर आज है विमेंस डे। ओके, इंटरनेशनल विमेंस डे, और 8 तारीख को 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और कल जो है मतलब 7 मार्च को नागालैंड में जो है नागालैंड की फर्स्ट वीमेन मिनिस्टर बन गई। इस बात को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। 1963 में नागालैंड जो है वो एज ए स्टेट एस्टेब्लिश हुआ हमारे इंडिया में, लेकिन तब से लेकर के अब तक वहाँ पर खूब लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए, लगभग 14 जो है लेजिस्लेटिव इलेक्शन वहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन कोई भी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ पर एज ए विमेन जो है वो नहीं जीत करके आई। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 2 विमेन मेंबर जो हैं वो वहाँ पर जीत करके आई हैं एज ए एमएलए, और जिसमें से एक विमेन को जो है वो यहाँ पर बना दिया गया है मिनिस्टर। तो इन्होंने बोला है, नेक्स्ट पेजेस पे इनके बारे में दिया हुआ है कि इनका ये मानना है कि जो नागा कम्युनिटी है उनमें बहुत सारे इशू देखने को मिलते हैं, उन सारे इश्यूज को ये टैकल करने की कोशिश करेंगी। विमेन की कंडीशन जो है उसको और ज़्यादा अपलिफ्टमेंट, अवेयरनेस, एजुकेशन, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर वो फोकस करते हुए नागा कम्युनिटी जो है उनके ऊपर स्पेसिफिक उनका टारगेट रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये जो विमेन है जो यहाँ पर मिनिस्टर बनी है, इनका नेम जो है वो आपको ध्यान में रखना है। मिस क्रूज जो है वो ये है साल होटूनो क्रूज। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर हम स्टेट पेज पर डिस्कस करेंगे। और जो अभी हमने देखा भी था, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल था द हिंदू का, जिसमें हमने डिएगो गार्सिया जो टर्म है उसको डिस्कस किया था। तो देखो क्या हुआ है कि केरला के कुछ फिशरमैन और कुछ तमिलनाडु के फिशरमैन जो है वो इंडियन ओशन वाला जो रीजन है उसमें नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गए, और वहां पर जाकर के उन्होंने डिएगो गार्सिया में जो एक ब्रिटिश टेरिटरी है वहां की फोर्सेज ने उनको कैप्चर कर लिया। तो ये तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने अर्ज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उनका रिलीज जो है फिशरमैन का वो जल्द से जल्द हो सके और गवर्नमेंट इसमें हेल्प करे। अब यहाँ पर ये डिएगो गार्सिया जो है ना, इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये हमारा इंडिया है। ओके, और यहाँ पर जो है वो डिएगो गार्सिया जो है वो लोकेटेड है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम डिस्कस करें तो डिएगो गार्सिया जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। 19th सेंचुरी से ये जो रीजन है, मतलब ये डिएगो गार्सिया वाला जो रीजन है वो आता था मॉरिशस के अंडर। ये मॉरिशस जो कंट्री है इसके अंडर आता था। अब क्या हुआ, मतलब, और मॉरिशस था ब्रिटिश कॉलोनी। फिर 1968 में मॉरिशस जो है वो तो इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब ये देखो मॉरिशस के अंडर ही आता था, तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो डिएगो गार्सिया जो है वो भी इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इसको अपने अंडर ही रखा, अपनी कॉलोनी बना के इसको अपने अंडर रखा। उसके बाद में 1971 के टाइम में यूएस को यहाँ पर ब्रिटिश जो है ब्रिटेन जो है वो अलाउ कर देता है कि आप अपना एयरबेस बना लो। तो उसके बाद में 1975 से मॉरिशस जो है वो रेगुलर लगा हुआ है कि इस एरिया को इंडिपेंडेंट करवाया जाए और हमारे अंडर जो है उसका कंट्रोल दिया जाए, क्योंकि भाई मॉरिशस से गवर्न किया जा रहा था और मॉरिशस का ही पार्ट था एक तरीके से डिएगो गार्सिया। ओके, और एक तरीके से ब्रिटेन जो है वो यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशन में अपनी जो अवेलेबिलिटी है, अपना एक तरीके से जो एग्जिस्टेंस है उसको बनाए रखने के लिए डिएगो गार्सिया को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। देखो टाइम टू टाइम जो है वो अगर हम बात करें तो 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उन्होंने ये रिजल्ट दिया था कि ब्रिटेन को जो है वो इन आइलैंड्स को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में 2019 में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वहाँ पर भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि ये जो चागोस आर्किपेलागो है उसी का पार्ट है डिएगो गार्सिया, ये मॉरिशस का पार्ट है और मॉरिशस को इसको दे देना चाहिए। और यूएन मेंबर जो है इसको सपोर्ट करते हैं, यूएन एजेंसी जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं कि मॉरिशस का पार्ट है, मॉरिशस को इसको दे दिया जाए।
तो इसी के बेसिस पर जो यूएन है उन्होंने डिसीजन लिया कि अब क्या होगा। मान लो पूरे वर्ल्ड में जो पोस्टल सर्विसेज का जो काम देखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अगर ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी का कोई स्टैंप देखने को मिलता है तो उन पोस्टल्स को हम क्या नहीं करेंगे, सर्कुलेट नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे। तभी जाकर के यहाँ पर ब्रिटेन जो है वो इस एरिया को छोड़ेगा और मॉरिशस को इसकी पावर देगा। ओके, तो ये डिएगो गार्सिया की जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के। अभी हमने खूब बार डिस्कस किया है कि तमिलनाडु में इशू क्रिएट हुआ, कुछ फेक वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए गए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर जो तमिलनाडु स्टेट के जो सीएम है और बिहार के जो सीएम है, उन्होंने मिलकर के इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश की। दोनों की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो डिलीवर किए गए और ये इस बात को एक सूदिंग स्टेज तक ले जाने की कोशिश की कि इस तरीके की फियर जो है वो सोसाइटी में क्रिएट होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो माइग्रेंट वर्कर्स को सेफ फील करवाने की यहाँ पर दोनों स्टेट जो है उन्होंने कोशिश की है। लेकिन इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, तमिलनाडु के सीएम ने बोला कि अगर अदर स्टेट से वर्कर आकर के हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हाँ हमारे वर्कर हैं। तो इसके लिए इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है जो हमारे वर्कर जो है इस टर्म को यूज़ कर रही हैं, तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए कि जैसे पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो आप बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में जो एडिबल ऑयल, सोल्ट, पल्सेज ये प्रोवाइड करते हो, ये भी इन माइग्रेंट वर्कर्स को आप प्रोवाइड करवा सकते हो। क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के ऊपर फोकस किया जा रहा है ताकि पूरे इंडिया में एक ही राशन कार्ड हो और जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो इससे इफेक्ट ना हो। क्योंकि कोविड के टाइम में हमने देखा कि माइग्रेंट वर्कर्स के पास में वहाँ के क्या नहीं थे, राशन कार्ड नहीं थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो उनको जो भी अवेलेबिलिटी होती है पीडीएस सिस्टम के थ्रू वो उनको नहीं हो पाई। तो इसकी वजह से इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि इस तरीके की स्ट्रेटजी हो ताकि पूरे इंडिया में जो है माइग्रेंट वर्कर चाहे कहीं भी रहें उनको इजीली पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो भी इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट मिलते हैं वो उनको अवेलेबल हो सके। तो स्टेट जो है वो इसको फोकस कर सकते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो तमिलनाडु स्टेट ने बोला कि उनके हर सेक्टर में जैसे रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग, हर सेक्टर जो है, कंस्ट्रक्टिंग, इन सब में जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स अदर स्टेट से आते हैं और लगभग 85% तक जो है उनका पार्टिसिपेशन, मतलब किसी साइट पे मान लो 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो 85 वर्कर जो हैं वो अदर स्टेट से आए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो स्ट्रेट डॉग को लेकर के है। अभी कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए जैसे कि एक हॉस्पिटल में जो है वो एक बच्चे को जो स्ट्रीट डॉग जो है वो स्ट्रे डॉग जो है वो उठा ले गए। और दूसरा अगर हम बात करें तो तेलंगाना में एक छोटे बच्चे को जो है वो स्ट्रीट डॉग ने काट लिया। तो ऐसे कुछ सीसीटीवी फुटेज देखने को मिलती है जिसके बेसिस पर ये जो भी स्ट्रे डॉग है इनको रेगुलेट करने की जरूरत है। 2019 के जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ उसमें स्ट्रे डॉग की जो पॉपुलेशन है वो 1.5 करोड़ जो है वो काउंट की गई थी। वो टाइम के साथ में ये जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। इस तरीके के इशू को किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, तो यहाँ पर कुछ एक्ट की बात की गई है कि 2001 का एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट जो है और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट जो है, इनके अंडर जो है इन सारे इश्यूज को टैकल किया जाता है। ये जो बर्थ कंट्रोल करने का जो रूल्स हैं इनको अमेंड करके अपडेट करने की कोशिश की जा रही है। तो देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि इस तरीके का टाइम के साथ में पॉपुलेशन बढ़ेगी और ये बोला जा रहा है कि 100 इंडियन के ऊपर एक स्ट्रे डॉग जो है वो देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। इस तरीके से पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है। अब इंडिया ने टारगेट लिया है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, रेबीज जो डिजीज है उसको एलिमिनेट कर देंगे। रेबीज जो है कुत्ते डॉग के काटने से आपको होता है, कोई भी जो पर्सन है, और रेबीज को अगर आप कंट्रोल करोगे तो मतलब यहाँ पर इम्पोर्टेंट फोकस ये है कि आप बात कर रहे हो कि रेबीज को कंट्रोल करोगे। स्ट्रे डॉग जो है उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इस तरीके से जो कंट्रोल है वो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें फोकस करना चाहिए कि जो भी इस तरीके का प्रोसीजर है उसका इम्प्लीमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वेल तरीके से डेवलप हो, तभी जाकर के इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। मतलब रेबीज जो आप कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, जब आप स्ट्रीट डॉग को, जो स्ट्रे डॉग हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करोगे तो इशू जो है वो वैसे ही कंट्रोल में आ जाएंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है तो देखो, राइटर जो है वो
यहाँ पर देखिए, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया में जो चलता है उसकी करंट डायरेक्टर हैं और रिप्रेजेंटेटिव एंड कंट्री डायरेक्टर हैं। इन्होंने आर्टिकल लिखा है कि 2023 का जो आज इंटरनेशनल वीमेन डे है उसकी जो थीम है वो है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने फोकस किया है कि देखो, अगर हमें इक्वलिटी लाना है तो अगर हम बात करें तो इंडिया में मैन और वीमेन जो है उनमें डिजिटली लेवल पर काफ़ी ज़्यादा पार्शलिटी है। कोविड के बाद में डिजिटलाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, लेकिन अभी भी अगर हम इंडिया में बात करें तो वीमेन जो हैं वो उनके पास में भले ही स्मार्टफोन है लेकिन उनको पता नहीं है कि यूज़ कैसे करना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है उनको अवेलेबल हो सकती हैं और वो किस तरीके से अपने प्रोग्रेस कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने इंडिया के बहुत सारे पॉइंट रखे कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर, इसमें विमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। तो अगर हम फोकस करें कि उनको डिजिटली एक अवेयरनेस दी जाए, उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम दी जाए, तो और अच्छे से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा यहाँ पर राइटर ने फोकस किया है आंगनबाड़ी वर्कर्स की। अभी एक प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने चलाया जिसमें जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको क्या किया जा रहा था, जो भी ये पोषण स्कीम या मिड डे मील स्कीम के तहत जो खाना बनाती है आंगनबाड़ीज में, वो उनका क्या है, उनका एक तरीके से डिजिटली उनको और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि कैसे उनको मील देना है, कितना पकाना है, कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए, ये सारी बातें। क्योंकि अगर खाना अच्छा नहीं दिया गया तो बच्चे उसको कंज्यूम करेंगे, डिजीज़ का जो सर्कुलेशन है, न्यूट्रिशन का जो सर्कुलेशन है वो तो बना ही रहेगा, डिजीज़ जो है वो कमी नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए उनका अवेयर होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर राइटर ने इन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया है कि अभी भी रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में मैन और विमेन में जो डिजिटली अवेयरनेस है वो काफ़ी कम है विमेन में। ओके, तो अगर हम विमेन को अवेयर करें, डिजिटली उनको एजुकेट करें, तो इसकी वजह से बहुत सारे इशू जो हैं वो काफ़ी कम हो पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर देखो अभी एक रिपोर्ट देखने को मिली थी कि फरवरी 2023 में जो, अगर आप बात करो टेम्परेचर की, तो लास्ट कुछ डेकेड से अगर हम कंपैरिजन करें तो हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिला है। ओके, अब देखो लैंसेट ने 2021 में एक रिपोर्ट दी थी, पिछले 2 डेकेड के उन्होंने स्टडी की थी, और उन्होंने बोला था कि पूरे वर्ल्ड में हर साल जो है वो 5 मिलियन पीपल की जो है वो डेथ हो जाती है एक्सट्रीम हीट की वजह से, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से। और यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC जो है उन्होंने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट में रखा कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से आने वाले टाइम में जो है वो इस तरीके के इशू, एक्सट्रीम हीट के जो इशू जो हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कुछ ग्राफ आपको शो कर रखे हैं कि अगर हम 1990 से कंपैरिजन करें 2020 में, तो एवरेज मिनिमम टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है और एनुअल एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। ये इंडिया का मैप है समर के टाइम का, विंटर के टाइम का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विंटर के टाइम में भी जो टेम्परेचर है वो हमें ज़्यादा देखने को मिला है और समर टाइम में भी एक्सट्रीम हॉट कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये है कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क जो हमने बनाया था, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो 2015 में आया था, ये सेंडाई फ्रेमवर्क रिडक्शन, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। 2015 से 2030 तक का टारगेट लिया था 15 साल का, कि जो भी डिजास्टर है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो मैन बेस्ड हो, मैन मेड हो, उन सब का सोल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि इस प्रोसीजर को, सेंडाई फ्रेमवर्क को हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ में इम्प्लीमेंट करना होगा। लोगों को बताना होगा कि हीट वेव्स क्या है, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम है। हम कुछ और सॉल्यूशन जो है वो और कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन रूफटॉप जो है वो रोटेडोम में बनाई जाती है ताकि जो इफेक्ट जो है वो घरों के ऊपर कम हो सके। वाइट रूफ जो है वो लॉस एंजल्स में बनाई जाती है। सेल्फ सेडिंग टावर ब्लॉक्स जो है अबू धाबी में। ग्रीन कॉरिडोर जो है वो मेडिलियन में। और इसके अलावा टू सर्वाइव एक्सट्रीम हीट और हीट वेव्स लाइक इन एथेंस। ओके, और स्ट्रेटजिकली डिस्प्लेड, मतलब जगह जगह बताया जाता है कि हीट वेव जो है टेम्परेचर हो रहा है, हीट वेव्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। तो इन सब को लेकर के अवेयरनेस जब हम देंगे तो ये प्रॉब्लम जो है इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो हो सके, लोगों को पता चल सके कि अच्छा हीट वेव्स होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी अवेयरनेस जो है उसको ला सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें।
यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हाई सी को लेकर के। तो अभी यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट जो है वो इसको लेकर के एग्री हुए हैं कि जो हाई सी एरिया है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाई सी एरिया क्या होता है। देखो 1982 में एक लॉ बना था, अनक्लोज लॉ, जिसमें कोई भी जो कंट्री है, जैसे कि हम यहाँ पर इंडिया को देखें, हर कंट्री जो है उसके आसपास के एरिया को, सी एरिया को जो है वो डिफाइन किया गया और यहाँ पर हर कंट्री को अपने जो भी कोस्टल एरिया है उसको रेगुलेट करने की पावर दी गई। लेकिन इसके अलावा भी जो सेंट्रल का जो वाटर है, जिसको बोलते हैं, जो किसी भी कंट्री के अंडर नहीं आता, उसको बोलते हैं हाई सी। अब ये जो हाई सी है वो पूरे प्लेनेट का 50% पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और पूरा जो ये जो ओशियन रीजन है उसके 30 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि देखो, इस पार्ट को कंट्रोल करने के लिए किसी के पास पावर नहीं है, तो इसका क्या है, एक्सप्लॉइटली जो है इसका यूज किया जाता है। सभी कंट्री जो है उसको, इस एरिया को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं और जितनी भी यहाँ पर स्पीसीज हैं उसमें से 50% स्पीसीज जो है वो नोन है और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो अभी अभी अननोन है। लेकिन इसमें से 50% स्पीसीज जो है उनका टाइम के साथ में डिग्रेड देखने को मिल रहा है। अब इस रीजन में क्या है, जैसे कि बहुत बार हम देखते हैं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक मान लो क्रूड ऑयल भेजा जा रहा है तो वो यहाँ पर स्पिल हो गया, और भी अदर इशू जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सी बेड जो प्रोसीजर है उसकी वजह से भी एक्सप्लोइटेशन इस एरिया को देखने को मिलता है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए यूएन के जो कंट्री मेंबर हैं वो तैयार हुए हैं। तो पहले क्या था, ये जो हाई सी की जो डेफिनेशन है ना वो 1958 का जो जेनेवा कन्वेंशन है उसके बेसिस पर दी हुई है। अब ये जो सी एरिया है, सी एरिया जो है ना, हाई सी एरिया, इसको लेकर के प्रोसीजर तो है वो काफ़ी लंबे टाइम से स्टार्ट कर दिया गया था। जैसे कि 1982 में जब अनक्लोज लॉ आया था, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, तो अब तभी से लेकर के डिस्कशन चल रहा था कि जो हाई सी एरिया है उसको भी इसी के अंडर जो है रेगुलेट किया जाए। लेकिन जो डिस्कशन है वो नहीं बन पाया। फिर 2015 में जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस बात के ऊपर डिसाइड हुआ कि हम इसको लेकर के एक अलग से फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करेंगे। फिर कोविड के सीन आ गए जिसकी वजह से इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं हो पाया, और फिर यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने लास्ट ईयर हाई एम्बिशन कोalition 2BBNJ जो है वो उन्होंने लॉन्च किया और फिर जो है इसके ऊपर फोकस किया गया। तो अभी क्या बोला गया है कि एक अलग से स्ट्रक्चर, अलग से इंस्टीट्यूशन जो है उसके लिए बनाया जाएगा, जो हाई सी एरिया जो है, हाई सीज ट्रीटी जो है उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा और जो भी इशू है उसको सोल्व करने की कोशिश करेगा। तो ये जो डाटा हमने डिस्कस किए ना हाई सी एरिया को लेकर के, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है ताकि आप अपने आंसर्स में इनका यूज कर सको। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी, एक आर्टिकल जो है वो और रिलेटेड है। अभी हमने विमेन को टारगेट करते हुए आर्टिकल जो है वो डिस्कस किया, तो यहाँ पर एक नेम और आपको ध्यान में रखना है, सालिजा धामी। ये हमारे इंडिया की फर्स्ट विमेन जो है वो अपॉइंट की गई हैं IAF कमांड पोस्ट के लिए। ओके, तो इनका नेम भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे एग्जाम में इस तरीके से नेम जो है वो दे करके पूछ लेते हैं कि क्यों न्यूज़ में है और किससे रिलेटेड है ये। और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में बार बार अपनी जो सपोर्ट जो है वो भेज रहा है, और इस बार इंडिया ने पाकिस्तान के लैंड एरिया का यूज़ ना करते हुए चाहबार पोर्ट जो हमने ईरान में डेवलप किया था उसके थ्रू जो है वो वीट के 20,000 टन वीट जो है अफगानिस्तान को इंडिया सेंड कर रहा है। ओके, थैंक यू।